मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज संघ लोक सेवा आयोग पर चर्चा करें। प्रशासन का पूरा काम प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा संपादित किया जाता है। प्रशासन में सबसे उच्च पद से लेकर के सबसे निम्न पद पर हजारों लाखों कर्मचारियों की नियुक्ति की आवश्यकता पड़ती है। मतलब केंद्र में सबसे बड़ा पद प्रशासन मतलब जितने नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं कार्यपालिका के अंतर्गत, ये सब कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। न्यायपालिका को छोड़ दीजिए, व्यवस्थापिका को छोड़ दीजिए, अब व्यवस्थापिका के अंतर्गत भी तो सबसे बड़ा पद है भारत में प्रशासनिक अधिकारी का, जिसे हम कैबिनेट सचिव कहते हैं। वह सबसे बड़ा पद है। और सबसे छोटा पद है किसी कार्यालय में काम करने वाले एक सामान्य कर्मचारी, चतुर्थ वर्ग कर्मचारी, जिसे भृत्य कहते हैं, फर्रास कहते हैं, स्वीपर कहते हैं। तो इनका एक लंबा सा चयन है। पद सोपान के द्वारा ये अपने कर्तव्यों से, दायित्वों से बंधे होते हैं। तो विशेष करके उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया को अपनाया जाना आवश्यक है, ताकि योग्य व्यक्तियों का चयन किया जा सके। इसलिए भारत में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है। इसके अलावा केंद्र में ही स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, जो वर्ग 3 और वर्ग 4 के कर्मचारियों को नियुक्त करता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसी प्रकार से राज्यों में भी राज्य लोक सेवा आयोग होता है। तो ये विभिन्न पदों पर भर्तियां करने का काम करते हैं। देखिए, भर्ती हमेशा ये ऐसा बोर्ड या ऐसा आयोग करता है, लेकिन नियुक्ति शासन के द्वारा की जाती है। तो भर्ती और नियुक्ति में अंतर है। पीएससी या संघ लोक सेवा आयोग भर्ती करने वाला एक अंग है। शुरुआत करें, कहां से इसकी शुरुआत हुई थी? जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1853 में भारत में उच्च पदों पर काम करने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रारंभ किया था। और उसमें बहुत ही कठिन परीक्षा हुआ करती थी। और उस कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद भारत में उन्हें कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद पर या जिले के एसपी के पद पर उनको नियुक्त किया जाता था। बहुत कठिन परीक्षा होती थी। 1853 के बाद 1919 में एक मांटफोर्ड सुधार अधिनियम पारित हुआ था। मांटफोर्ड सुधार अधिनियम, जिसे मांटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कहते हैं जिसे। तो इस अधिनियम के अंतर्गत इस बात का प्रावधान किया गया था कि भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना किया जाए। इसके पहले 1922 में फिर स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का गठन किया गया। 1924 में ली कमीशन की स्थापना की गई। ली कमीशन ने भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की सिफारिश की। उसके आधार पर 1926 में भारतीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। और 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत उस भारतीय लोक सेवा आयोग को फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम दिया गया। जब हमको आजादी मिल गई, तो भारत के संविधान में इसका प्रावधान किया गया। एक महत्वपूर्ण बात हम आपको बताएं इसके अंतर्गत कि 1924 के पहले या 1926 के पहले इसकी परीक्षा केवल इंग्लैंड में हुआ करती थी। और इसमें सम्मिलित होने की आयु थी 21 वर्ष से 24 वर्ष तक की आयु तक। 24 वर्ष से ज्यादा की आयु आपकी हो गई, आप इस परीक्षा में, मतलब ICS इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा में आप सम्मिलित नहीं हो सकते थे। बहुत कठिन परीक्षा हुआ करती थी। लेकिन भारतीय कम नहीं, अनेक बार 50 की संख्या में भारतीय ICS की परीक्षा में उत्तीर्ण होते रहे। जब भारत का नया संविधान बना, तो संविधान में संघ लोक सेवा आयोग
राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 315 से 323 तक संविधान में अनुच्छेद 315 से 323 तक 3 प्रकार के लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। 3 प्रकार के लोक सेवा आयोग कैसे? संघ लोक सेवा आयोग, जो केंद्रीय सरकार के अंतर्गत काम करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त करता है। प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को भर्ती करने का काम करता है। इसी प्रकार से राज्यों में भी लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा यदि 2 से अधिक राज्य मिलकर प्रस्ताव पारित करें, राज्य की विधानसभा में प्रस्ताव पारित करें, तो संसद एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन करने के लिए कानून बनाती है, अधिनियम पास करती है। फिर उन 2-3 राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है और पूरी कार्यवाही केंद्र सरकार के अधीन होती है। तो ये संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग 3 प्रकार के आयोगों का गठन संविधान के अंतर्गत किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? लोक सेवा आयोग की स्थापना का उद्देश्य क्या है? कार्यपालिका और प्रशासनिक के मध्य एक समन्वय की स्थापना करना। कार्यपालिका का मतलब यहां पर है राजनीतिक कार्यपालिका, मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद के सदस्य, इनके और प्रशासनिक अधिकारों के कार्यों के बीच समन्वय की स्थापना करना, ताकि दोनों के बीच टकराव न हो। प्रशासनिक अधिकारी राजनीतिक कार्यपालिका को अपना मुखिया माने और उनके अधीन काम करें, संविधान और कानून को ध्यान में रखते हुए। दूसरा, लोक सेवा के लिए योग्य व्यक्तियों का चयन करना, क्योंकि लोक सेवा आयोग परीक्षाओं का आयोजन करता है। अभ्यर्थियों की क्षमता का, उनकी योग्यता का, उनकी कुशलता का परीक्षण करता है और उनके बाद उनको चयन करता है। तीसरा, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार से मुक्ति हेतु। ये तो कहने की क्या बात है कि भाई भतीजावाद सब जगह होता है और भ्रष्टाचार भी सब जगह है, लेकिन लोक सेवा आयोग इससे मुक्त करने के लिए योग्य प्रत्याशियों को भर्ती करता है, चयन करता है। फिर सरकार को तकनीकी परामर्श देना। लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जो लोक सेवक काम करते हैं, लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित जो लोक सेवक होते हैं, उनके अनुशासन के बारे में, विभिन्न प्रकार के कार्यवाहियों के बारे में या उनके पदोन्नति के बारे में, प्रशिक्षण के बारे में सरकार को आवश्यक परामर्श देना। तो इन 4 उद्देश्यों को मिलाकर के इसका उद्देश्य पूरा होता है। यूपीएससी या जिसे कि हम संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं, इसमें एक अध्यक्ष होता है और 10 सदस्य होते हैं। एक चेयरमैन और 10 मेंबर होते हैं। चेयरमैन और प्रेसिडेंट में अंतर है। क्या अंतर है? जो प्रेसिडेंट होता है वह सर्वे सर्वा होता है, लेकिन जो चेयरमैन होता है अन्य सदस्यों में पहला व्यक्ति होता है, प्रमुख व्यक्ति होता है। दोनों में अंतर है। चेयरमैन के पास उतनी शक्ति नहीं होती जितनी एक प्रेसिडेंट के पास होती है। चेयरमैन ठीक है, बाकी सदस्यों में मुखिया होता है, पहला व्यक्ति होता है, लेकिन उसके पास अधिक शक्तियां नहीं होती। तो यूपीएससी में प्रेसिडेंट नहीं होता, यूपीएससी में चेयरमैन होता, सभापति होता है, जिसे हम बोलचाल में अध्यक्ष कहते हैं। तो एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये अपने पद पर 65 वर्ष की आयु तक या 6 वर्ष की अवधि तक रह सकते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद इनको किसी भी लाभ के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता और इनका वेतन संचित निधि पर आधारित होता है तथा सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश पर, सर्वोच्च न्यायालय के अनुशंसा पर राष्ट्रपति अध्यक्ष और सदस्यों को पदच्युत कर सकता है। मतलब यदि किसी अध्यक्ष या किसी सदस्य के विरुद्ध कोई शिकायत पाई गई
तो राष्ट्रपति ऐसी शिकायतों को सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजता है। सर्वोच्च न्यायालय जांच करता है और जांच करने के बाद यह देखता है कि अमुक अध्यक्ष या सदस्य अपराधी है क्या, दोषी है क्या। यदि सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी अनुशंसा में अपनी जांच में यह पाया कि अमुक व्यक्ति अपराधी है, तो उसको सिफारिश करता है राष्ट्रपति से कि राष्ट्रपति उसको पद से हटा सकते हैं। और तब जाकर के राष्ट्रपति किसी अध्यक्ष या सदस्य को हटा सकते हैं, पद से हटा सकते हैं। ये इनकी नियुक्ति के बारे में और योग्यता के बारे में, वेतन के बारे में। संचित निधि पर आधारित होने का मतलब यह है कि उनके वेतन पर या उनको जो भी वेतन दिया जाता है उस वेतन पर लोकसभा में चर्चा हो सकती है, बहस हो सकती है, लेकिन लोकसभा को उस पर मतदान करने का अधिकार नहीं होता। मतलब कटौती करने का अधिकार लोकसभा को नहीं होता। मतलब कि कार्यपालिका ने जो उनका वेतन फिक्स किया एक बार, उसमें कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और जहां तक पदच्युति का प्रश्न है, राष्ट्रपति किसी सदस्य को या अध्यक्ष को तब पदच्युत कर सकता है जब वह किसी अन्य लाभ के पद पर बैठ गया हो या अन्य किसी स्रोत से लाभ प्राप्त कर रहा है या कोई ऐसा पद ग्रहण कर लिया हो जो लाभ का पद माना जाता है, या शारीरिक अथवा मानसिक अक्षमता के आधार पर भी राष्ट्रपति उसको पद से हटा सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश आवश्यक है। इसके कार्य कौन कौन से हैं? संघ लोक सेवा आयोग के कार्य, सबसे पहले परीक्षा और साक्षात्कार लेना ताकि योग्य व्यक्तियों का चयन किया जा सके। भारत में भी शुरुआती दौर में 21 से लेकर के 24 वर्ष की आयु की सीमा रखी गई थी, लेकिन विभिन्न वर्षों में इसको 26 किया गया, फिर उसको 28 किया गया। तो आजकल लगभग 21 वर्ष से 28 वर्ष की आयु तक कैंडिडेट इसमें बैठते हैं और सेलेक्ट हो सकते हैं, मतलब परीक्षा दे सकते हैं। तो इसकी परीक्षा बहुत कठिन होती है और विशेष करके सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होती है। प्रारंभिक परीक्षा में सोचिए कि पूरे भारत से लाखों अभ्यर्थी परीक्षा में बैठते हैं, उसमें से सेलेक्ट किया जाता है, फिर मुख्य परीक्षा होती है। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की होती है, वस्तुनिष्ठ आधार पर होती है। मतलब कि आजकल कंप्यूटराइज्ड सीट होता है जिसमें उत्तर के लिए गोले भरे जाते हैं, गोलों को काला किया जाता है। तो एक प्रश्न होता है, उसके 4 संभावित उत्तर होते हैं और 4 में से एक उत्तर सही होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं, इनकी जांच कंप्यूटर के माध्यम से तत्काल हो जाती है। इसके बाद जो मुख्य परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा में निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं और उसमें फिर सिलेक्शन होता है। उसमें सिलेक्शन होने के बाद फिर इंटरव्यू होता है। तो इसकी परीक्षा पूरे भारत में सबसे कठिन मानी जाती है। IAS, IPS, IFS, भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय पुलिस सेवा IPS और भारतीय विदेश सेवा इंडियन फॉरेन सर्विस IFS। ये 3 मुख्य परीक्षा हैं। बाकी सहायक और भी विभिन्न पदों पर द्वितीय वर्ग के प्रशासनिक अधिकारियों को भी यह नियुक्त करने का काम करता है। दूसरी चीज पदावनति और अनुशासन के मामले में यह सरकार को परामर्श देता है। लोक सेवकों के जिन अभ्यर्थियों को वह खुद भर्ती करता है, चयन करता है, शासन उनको नियुक्ति प्रदान करती है। इसके बाद उनके पदोन्नति के बारे में, प्रशिक्षण के बारे में, पदावनति या डिमोशन के बारे में, अनुशासनात्मक कार्यवाही के बारे में यह सरकार को परामर्श देता है। तीसरी चीज न्यायिक कार्य पर, मान लीजिए किसी लोक सेवक ने शासन के विरुद्ध कोई मुकदमा दायर कर दिया, शासन की किसी कार्यवाही के बारे में, शासन के द्वारा किसी उठाए गए किसी कदम के बारे में उसने कोई केस कर दिया न्यायालय में, तो लोक सेवा आयोग केंद्रीय सरकार को परामर्श देता है। फिर परामर्श, यदि राष्ट्रपति किसी प्रकार की परामर्श की मांग करता है लोक सेवकों के बारे में या प्रशासन के बारे में, प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में किसी प्रकार की परामर्श की यदि चाह करता है राष्ट्रपति, तो यह राष्ट्रपति को परामर्श देता है। फिर लोक सेवकों के विरुद्ध कोई शिकायत यदि की जाती है तो
कार्यपालिका को यह परामर्श देता है। और दूसरी चीज, अनुशासन के मामलों में परामर्श। संघ लोक सेवा आयोग हो चाहे राज्य लोक सेवा आयोग हो, ये जब किसी भी अभ्यर्थी का चयन करते हैं तो यह चयन बहुत कठिन होता है, कठोर होता है। उनकी पूरी इंक्वायरी होती है और इस इंक्वायरी के बाद फिर लोक सेवा आयोग, यूपीएससी हो चाहे राज्य का पीएससी हो, ये उस कैंडिडेट की भर्ती की सिफारिश करते हैं। तो इनको एक बार यदि नियुक्ति पत्र मिल गया तो सहज रूप में इनको पद से नहीं हटाया जा सकता। और यही कारण है कि भारत में लोग गवर्नमेंट जॉब ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि एक बार यदि चिपक गए तो वहां से अब जीवन भर आपको कोई नहीं हटा सकता, जब तक कि कोई गंभीर मामला न हो जाए। अब यह यूपीएससी प्रतिवर्ष अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष पेश करता है कि इस वर्ष में हमने इतने परीक्षाओं का आयोजन किया, इतने कैंडिडेट बैठे, इतने सेलेक्ट हुए, इनका अंतिम में चयन किया गया, इन पदों पर या इस वर्ग में इतने कैंडिडेट्स का चयन किया गया, शासन को अनुशंसा भेजी गई, इस वर्ष में इतनी घटनाएं हुई, तमाम चीजों के बारे में वो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष पेश करता है। राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद में पेश करते हैं और संसद में फिर उस विषय पर चर्चा होती है। यदि मान लीजिए यूपीएससी ने अपनी रिपोर्ट में किसी प्रकार की अनुशंसा की, कोई सिफारिश की, कुछ बात कही, तो प्रायः केंद्र सरकार उसको मान लेती है। लेकिन मान लीजिए केंद्र सरकार ने कहा हम इस चीज को स्वीकार नहीं कर सकते, तो उसको संसद के समक्ष उचित कारण बताना पड़ता है। केंद्र सरकार बाध्य नहीं है, लेकिन सामान्य रूप में केंद्र सरकार उसको मान लेती है। लेकिन मान लीजिए केंद्र सरकार किसी चीज को बिल्कुल नहीं चाहती, लेकिन यूपीएससी कहता है कि ऐसा होना चाहिए, तो केंद्र सरकार संसद में न सिफारिश को अस्वीकार करने का कारण बताती है, संसद में वाद विवाद होता है। अब यूपीएससी की स्वार्थता के बारे में, कि यूपीएससी को बाह्य दबाव से मुक्त रखा गया है। कैसे मुक्त रखा गया है? जैसे उनकी नियुक्ति ईमानदारी से होती है, मतलब उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, निर्वाचन नहीं होता। और ऐसे लोगों को रखा जाता है जो शासकीय सेवा में उच्च पद पर लंबे समय तक काम किए हो, कम से कम 10 वर्ष की सेवा अवधि उनकी होनी चाहिए, उसमें से आधे सदस्यों को, बाकी मतलब कि 5 सदस्यों को उच्च स्तर पर उच्च अधिकारी के रूप में काम करना चाहिए, और बाकी 5 सदस्य अन्य क्षेत्रों से लिए जाते हैं जो कि अच्छे विशेषज्ञ होते हैं, योग्य व्यक्ति होते हैं। राष्ट्रपति इनको नियुक्त करता है। दूसरा, इनकी पदच्युति की प्रक्रिया कठिन है। इनका वेतन राज्य की, केंद्र की संचित निधि पर आधारित होता है और ये कोई भी लाभ का पद स्वीकार नहीं कर सकते, और सेवानिवृत्ति के बाद भी इन्हें किसी लाभ के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो ये व्यवस्थाएं यूपीएससी की स्वायत्तता को बनाए रखती हैं। जहां तक निष्कर्ष का प्रश्न है, निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि भारत में जितने संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन संवैधानिक संस्थाओं में सर्वाधिक प्रतिष्ठित संस्था यदि कोई है तो वह है यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग। वैसे ये बात सही है कि भ्रष्टाचार से आज तक भारत की कोई संस्था अछूती नहीं रही, तो ये संभव है कि वहां पर भी भ्रष्टाचार होता होगा, लेकिन भ्रष्टाचार वहां पर 10 सदस्य हैं, एक चेयरमैन है, 11 सदस्यों को पटाए रखना या किसी प्रकार से राजनीतिक दबाव डालना, इसके कार्यों में राजनीतिक हस्तक्षेप करना कठिन होता है। लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि यूपीएससी की जो चयन प्रणाली है बहुत ही कठिन है और बहुत ही योग्य व्यक्ति ही इस पद पर नियुक्त किए जाते हैं, भर्ती किए जाते हैं। यह है यूपीएससी। इसी के साथ
ये अध्याय समाप्त हुआ। आपको धन्यवाद।